समझ गए? तो ये हुआ आपका ये यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट में बहुत सारे में है जिसमें अभी भी सेंट्रल टैक्स चलता है। अब देखो, अब जब दो स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, या दो स्टेट में बिजनेस करने के लिए कहीं भी माल को कहीं थर्ड पार्टी को बोला गया कि आप उसको रखो, आप फिर बेचो, तो उससे भी जो टैक्स कर लिया जाएगा, मतलब ये हो गया इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। तो डेट्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड जीएसटी का प्रोविजन आया, इंटीग्रेटेड जीएसटी लाएगा। इंटीग्रेटेड जीएसटी लाएगा तो टैक्स जो भी कलेक्शन हुआ स्टेट को कितना देना है, और पार्लियामेंट मतलब सेंटर कितना रखेगी, वो पार्लियामेंट उसके लिए लॉ बनाएगी। ये हो गया इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब है कि फिर भी जो पार्लियामेंट है ना, कुछ सब्जेक्ट पर ये सरचार्ज और सेस लगाती है। जैसे कुछ ड्यूटी पर या कुछ बोलते हैं टैक्सेस पर, उस पर सरकार है जो एक चार्ज, जो टैक्स लग रही है उससे और भी टैक्स लगाना, और दैट्स कॉल्ड सरचार्ज। और जो टैक्स लग रहा है उसमें होता है जैसे कि आपका इन्वायरमेंटल सेस बोलते हैं, मतलब इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए सरकार कुछ टैक्स लगा रही है, जो भी कम अमाउंट होता है, कुछ पैसे कलेक्ट कर रही है, दैट्स कॉल्ड सेस। तो वो जो पैसे कलेक्ट करती है अगर सरकार, तो वो पूरे सेंटर को जाता है, वो स्टेट को नहीं जाता है। और बहुत सारे कुछ और भी जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट में जो है, उस पर सरकार अगर टैक्स कलेक्ट करती है तो वो सिर्फ है जो जो मर्ज किया गया, जो मर्ज किया गया, बाकी अदर जो मर्ज नहीं किया गया वो कहलाएंगे सेंट्रल टैक्स में। जैसे आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो, इनकम टैक्स क्या सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल को पे कर रहे हैं इनकम टैक्स, इनकम टैक्स को कहाँ, उसमें जीएसटी का कॉन्सेप्ट है नहीं है ना उसमें। तो यूनियन लिस्ट के और भी सब्जेक्ट है जो सिर्फ आते हैं सेंट्रल टैक्स में। स्टेट का अब मैं बता दूं, मैं पहले बता दूं, जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है इस पर कोई सेस या सरचार्ज नहीं लगता है, नहीं लगता है, उस पर नहीं लगाएगी सरकार। मतलब सेस या सरचार्ज मतलब उससे जो टैक्स लगा उससे और भी उसमें सेस सरचार्ज लगाना, सेस मतलब और एक्स्ट्रा पैसा, मतलब अलग टैक्स जोड़कर लगाना, इट्स कॉल्ड सरचार्ज। सेस कहीं ना कहीं है कि किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए कोई टैक्स लगाया जा रहा है, जो उसको कहलाता है सेस। नाम दिया जाएगा किस पर्पस के लिए वो लगाएगा टैक्स, उसको CESS सेस होता है। वैसे यूनियन के बहुत सारे सब्जेक्ट को जो कुछ है जो जीएसटी में नहीं है, स्टेट के कुछ ऐसे भी है अभी भी है जो जीएसटी में इंक्लूड नहीं है, जो पार्टिकुलरली स्टेट के लिए, जो स्टेट के सब्जेक्ट में है बिलोंग करते हैं। जैसे स्टेट को दिया गया है कि आप है जो पेट्रोलियम पर, डीजल पर, नेचुरल गैस पर, एलपीजी गैस, इस पे जो टैक्स कलेक्शन आप खुद करोगे। आप लैंड पर टैक्स लगा रहे हो, लैंड को सेल हो रहा है, वहां रजिस्ट्री हो रहा है, उस पर टैक्स आप ही लगाओगे। ठीक है, वो टैक्स का पैसा आप ही को रहेगा, आप ही के पास रहेगा। उसके अलावा व्हीकल पर टैक्स लगाया जा रहा है, और इसके अलावा कुछ सामान इधर उधर भेजा जा रहा है अंदर स्टेट के अंदर, उस पर टैक्स लगा रही है। कैपिटेशन पर्सन पर भी टैक्स कहीं कहीं लगता है, आदमी पर, इंडिविजुअल पर। प्रॉपर्टी पर टैक्स लग रहा है, बिल्डिंग पर टैक्स लगाया जा रहा है। वो टैक्स का पैसा भी जाएगा किसके पास, स्टेट के पास रहेगा। साथ में कुछ है क्या कि स्टैम्प ड्यूटी लगता है, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी किस पे लगता है, स्टैम्प लगाया जाता है जैसे कि आपका इस पे कोई इस पे मैं बताता हूँ, इंश्योरेंस की पॉलिसी में कोई स्टैम्प लगता है, स्टैम्प ड्यूटी, तो वो पैसा जाता है बिल्कुल स्टेट को जाता है। अलग बात है कि स्टैम्प ड्यूटी या शेयर में कोई ड्यूटी लगाया जाता है, या इसके अलावा कोई इसके अलावा क्या बोलते हैं, हम्म, कोई बिल में, बिल प्रोमिसरी नोट, ये सब इकोनॉमिक्स में मैं पढ़ाऊंगा। तो उस पर अगर कोई स्टैम्प ड्यूटी लगता है तो स्टैम्प ड्यूटी सेंटर डिसाइड करती है, और उसको कलेक्ट करने का और उसको रखने का काम होता है स्टेट को, होता है उस पैसे को बिल्कुल स्टेट रखता है। ठीक है। और जो सेंट्रल एक्साइज वाला में जो मैंने बोला था कि जो बहुत सारे जो मर्ज किया था, तो जो एक्साइज ड्यूटी भी लगता था उसको भी तो मैंने बताया था, वो सब मर्ज किया गया। एक्साइज ड्यूटी आएगा बाद में आपको कभी, केमिकल, टॉयलेट प्रिपरेशन, ऐसा अभी इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, उतना कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ। तो मैं बताया कुछ स्टेट को अभी भी रखा गया कि स्टेट इस पर स्टेट लगाएगी, सेंटर कुछ पे सेंटर का ही है। और बहुत सारे टैक्स को जो मर्ज कर गया डेट्स कम अंडर जीएसटी। क्या क्या को मर्ज किया है, कुछ सेंट्रल टैक्स को, एक्साइज, सेल्स, सर्विस, वो सब बता दिया। कुछ कस्टम ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, ऑक्ट्रोटाइड, ऑक्ट्रोटाइड नहीं बोलता, OCTROI,
ऑक्ट्रॉय बोला जाता है। फिर आप देखते हो कि टोल टैक्स जो पूरा जाता है पैसा स्टेट को जाता है, टोल टैक्स का कलेक्शन करना, टोल टैक्स, व्हीकल टैक्स बताया, वो सब जाता है बिल्कुल स्टेट के पास। तो साथ में कुछ पंचायत लेवल पर जो पंचायत को इंटरटेनमेंट टैक्स, गैमलिंग टैक्स, ये सब जो है वो जाता है स्टेट को जाता है, गैमलिंग का, लॉटरी का, वो स्टेट को जाता है। उसके अलावा जो 2500 रुपया वाला था ना, टैक्स ऑन प्रोफेशन, और आपका कॉलिंग, याद आया? उसमें था आपका टैक्स ऑन प्रोफेशन था, फिर था ट्रेड था, कॉलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, जो 2500 रुपया डिसाइड किया गया था वो स्टेट कलेक्ट करती है। ये तो स्टेट लेवल पर, बाकी मेजर जो टैक्सेस होगा वो सबको जीएसटी में मर्ज किया गया। इतना हुआ, कौन कौन टैक्स मर्ज हुआ, कौन सिर्फ स्टेट को है, कुछ यूनियन को है, ऐसे समझ में आ गया। जीएसटी काउंसिल टैक्स का क्या है, टैक्स का स्लैब है, अभी भी स्लैब है। टैक्स का स्लैब अभी 5%, 12%, 18%, 27%। कौन सा आइटम पर 5% टैक्स लगेगा, कौन सा आइटम पर 12%, कौन सा आइटम पर 18%, कौन सा आइटम पर 12% नहीं, सॉरी 10% है, कौन सा आइटम पे 18%, कौन सा आइटम पे 27%। वो स्लैब डिसाइड हुआ, कौन कौन टैक्स को मर्ज किया गया। एग्जैक्ट आपको जितना बताया इतना भी जानोगे, इतना काफ़ी। कौन कौन टैक्स आया इसमें जीएसटी में आया, कौन से नहीं आए, कुछ बहुत सारे जो है अभी भी सेंटर के जो टैक्स है, जो सेंट्रल लिस्ट में, यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, जो जीएसटी में नहीं आते हैं। और इंटीग्रेटेड जीएसटी वो भी बता दिया। अब देखो ये हो गया डिस्पेंस द कंसर्न डिक्लेयर्ड गुड, लेवी ऑफ इंटीग्रेटेड जीएसटी बता दिया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल बता दिया, मेक फॉर कंपनसेशन की बात कर दी, ये भी बता दिया, एंड ओमिटेड द सर्टेनिटी इन यूनियन एंड स्टेट लिस्ट। मतलब ये सब जो यूनियन लिस्ट वाले सब्जेक्ट पर और कुछ स्टेट लिस्ट वाले सब्जेक्ट पर जो टैक्स लगाया जा रहा था, जो जीएसटी में मर्ज किया गया, तो वो तो ये यहाँ से लिस्ट से उसको हटा दिया गया। ये था आपका जीएसटी के बारे में। जीएसटी की जो रिसेंट जो अभी 2014 में दिसंबर में जो मीटिंग हुई थी, आई थिंक दैट्स अ 55th काउंसिल मीटिंग, 55वां मीटिंग जो हुआ था जीएसटी काउंसिल की, जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो हुआ था। हर बार जीएसटी की मीटिंग में कुछ न कुछ ऐसा जिसको जो अपना इशू है जो है अपना डिसाइड करते हैं। तो पहली बार हुआ कि टैक्स के लिए सेंटर स्टेट मिलकर दोनों कन्करेंट रूप से दोनों की बात रखी जा रही थी, दोनों अपना ओपिनियन दे रहे थे, दोनों के हिसाब से टैक्स स्लैब टैक्स में आएगा कौन नहीं आएगा वो डिसाइड किया जा रहा था। काउंसिल भी स्टेब्लिशमेंट हुआ, काउंसिल को भी एक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देकर मैंडेट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दे दिया गया। ये था जीएसटी। जीएसटी का पर्पस क्यों और कैसे कैसे जीएसटी ये अप्लाई हुआ। आप देखें जीएसटी का चलो इतना ही जीएसटी के बारे में, और ज़्यादा क्या, बाकी जीएसटी अगर इकोनॉमिक्स में तो जब पढ़ाऊंगा तो और कुछ जो भी रहेगा तो डिटेल जाएगा जाएगा ही। तो यहाँ के पर्सपेक्टिव से इतना तक। अब देखें एक क्वेश्चन देखें, एक क्वेश्चन है 2008 का। तो क्वेश्चन क्या है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 4 लैंग्वेजेज वर्ड एडेड। तो इसमें कौन से में 4 लैंग्वेजेज को ऐड किया गया। क्वेश्चन क्या कब का है, 2008 का क्वेश्चन, 8 का क्वेश्चन है। ये ऐड कब हुआ था, 2003 में, यानी 5 साल पहले। तो 5 साल जस्ट पहले पूछा था, आपको ईयर नहीं जानना चाहा है, ये बिल्कुल नंबरिंग जाना चाहा है। जो आपका 90 देखिए 91st जो अमेंडमेंट जो आ रहा है यहाँ, कहाँ गया, तो 91st का अमेंडमेंट है आपका ईयर कहाँ, एक अमेंडमेंट आपको बताया था कहाँ, 1992 में, हाँ, जहाँ 3 लैंग्वेजेज जोड़ा गया, कोमानी। एक 67 में, एक आया आपका 2003 में। 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ 91st अमेंडमेंट, तो 92nd अमेंडमेंट, ध्यान से हटा था मुझे ये 92nd अमेंडमेंट। तो इसमें इसमें जोड़ा गया था 4 लैंग्वेज, बताया मैंने। तो अगर 8 में क्वेश्चन आया है तो 5 साल के अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट ईयर, नंबरिंग एंड ईयर दोनों जानना चाहते हैं। तो ये आपको शायद पहले भी क्वेश्चन बताया था या नहीं बताया था, आई डोंट नो। तो आपका आंसर ये देखकर ही आपको पता है कि आंसर क्या होगा इसमें। देखो ये क्वेश्चन है आपका है 2006 का क्वेश्चन।
व्हाट डज द 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रिलेटेड टू? 2006 में क्वेश्चन पूछा गया 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ध्यान दे, दिस इज बिल, दिस इज नॉट एक्ट। कैसे? क्योंकि आप अभी जो पढ़ाए ना इससे पहले, ये आपका 101 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये जीएसटी से रिलेटेड 101, ये 2016 का है। ठीक है, 2016 में अभी 101 ही पर चल रहे हैं हम लोग, और ये चल रहा है क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान से देखें। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, बिल है, एक्ट नहीं है। अंतर है ना बिल और एक्ट में, ये आंसर के अंतर डिफरेंस है कि बहुत सारे बिल पार्लियामेंट में आए लेकिन एक्ट नहीं बन पाए, एक्ट नहीं बन पाए, या बहुत तो वो बीच में नंबरिंग तो आते गया, तो बिल के हिसाब से नंबरिंग आ गया लेकिन एक्ट में नहीं बन पाया, तो एक्ट तक पहुंचे नहीं, लेकिन बिल आगे बढ़ता जाएगा। मतलब 4th अमेंडमेंट बिल आया, 1 2 3 चल रहा, 1 पास 1 अमेंडमेंट एक्ट, सेकंड पास सेकंड अमेंडमेंट एक्ट, थर्ड पास थर्ड अमेंडमेंट एक्ट, 4th अमेंडमेंट बिल नहीं पास हुआ, 6th अमेंडमेंट बिल नहीं पास हुआ, 7th अमेंडमेंट बिल पास नहीं हुआ, 8th अमेंडमेंट बिल पास हुआ, तो 8th अमेंडमेंट एक्ट नहीं होगा, ये कहलाएगा 4th अमेंडमेंट एक्ट। बिल 8th अमेंडमेंट बिल, लेकिन पहुंचा 8th अमेंडमेंट, 4th अमेंडमेंट एक्ट कहलाएगा, क्योंकि नंबरिंग वाइज एक्ट के हिसाब से देखा जाए तो इसका नंबर आया 8वां बिल का, लेकिन ये बिल 8वां अमेंडमेंट बिल कहलाएगा, 4था अमेंडमेंट एक्ट। समझ गए ना, जो बिल नहीं बन पाया एक्ट में। अब है हमें कहाँ पता 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो हमने तो आपको जो यहाँ बताया सब ये एक्ट के रूप में बताया ना, कि एक यहाँ तक क्वेश्चन अगर आया है, क्वेश्चन आया है 2006 तक, 6 है ना। अगर 6 से पहले देखा जाए, यहाँ देखो 6 से पहले देखा जाए, 6 या लास्ट है 6, तो 6 में अगर देखा जाए, लास्ट 6 में जो अमेंडमेंट एक्ट आया वो 94th, 94 अमेंडमेंट एक्ट, लास्ट 94 था, 94। और ये पूछ रहा है 94 अमेंडमेंट एक्ट के बारे में नहीं पूछा, 94 के बाद 95 अमेंडमेंट एक्ट आया तो ईयर ही चेंज हो गया। 94 अमेंडमेंट एक्ट तक, 94 अमेंडमेंट एक्ट तक हम थे 2006 में, और ये पूछा जा रहा है 94 नहीं 104 अमेंडमेंट बिल के बारे में, और 2006 में आया है। 2006 से पहले का बिल वो होगा, या 6 में भी होगा, तो 6 में क्वेश्चन आया, प्रीलिम्स कब आया, जून में, मई जून में एग्जाम हुआ, तो यानी 2-3 महीना पहले भी मान लो, तो यानी कहीं ना कहीं ये किससे हमारा जो ये इससे तो रिलेटेड है नहीं, 104 अमेंडमेंट एक्ट से, उसमें तो आया भी नहीं था। अब कैसे सॉल्व किया जाए, अब ऑप्शन को देख के सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आप बिल भी रटोगे एक्ट भी रटोगे तो बहुत मुश्किल होगा, मुश्किल होगा। अब देखो इसको आंसर देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन मुझे रखना जरूरी था क्योंकि आते हैं, आते हैं क्या आया है। देखो ऑप्शन को एलिमिनेट करने की पहले हम कोशिश करते हैं। ये ऑप्शन है कि इंट्रोडक्शन ऑफ ड्यूल सिटीजनशिप फॉर पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन लिविंग आउटसाइड इंडिया। तो क्या इंडिया ड्यूल सिटीजनशिप को अलाउ करता है? नहीं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो मैंने आपको पढ़ाया था सम हाउ था वो सब, क्या पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन सिटीजनशिप जो दिया जाए, PIO कार्ड होल्डर, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ड्यूल सिटीजन जैसा था, लेकिन एग्जैक्टली दैट्स वाई नॉट ड्यूल सिटीजनशिप। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूल सिटीजनशिप को तो परमिट ही नहीं करता, तो ये ऑप्शन ऐसे गया, ये बोली सुनो, सॉरी ये बी ऑप्शन गया। अब देखो अब है क्या, प्रोवाइडिंग कोटा फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज इन सर्विसेज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। रिलीजियस माइनॉरिटी मतलब कौन है? मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन और आपका जीव, यहूदी जिसको बोलते हैं, ये रिलीजियस माइनॉरिटी है। क्या कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में इनका रिजर्वेशन का प्रोविजन है? रिजर्वेशन में का प्रोविजन किसके लिए है? OBC का, SC का, ST का, ना कि इनके लिए। EWS तो बाद में आया, ये ऑप्शन भी आपका गया। अब देखो ये ऑप्शन गया। अब पहला ऑप्शन देखो, इंट्रोडक्शन, ये ऑप्शन, एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन सर्टेन स्टेट। कुछ स्टेट का नाम दिया, ऐसा थोड़ी है कि इतना देर में अभी मान लीजिए पढ़ कर जाएगा तो अभी तो 5 6 7 वाला पता ही रहेगा ना। कहीं भी ये डिस्कस हुआ कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का किसी स्टेट में इस्टेब्लिश करना या एबॉलिश करना, नहीं ना। अभी कितने स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है इंडिया में पता है? बताया है 6 स्टेट में।
बिहार में है, यूपी में है, फिर आंध्रा में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है। ये 6 में लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबोलिश करने का, तो कोई इस समय के पीरियड में कोई बोल रहा था कि हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबोलिश कर दो? कोई नहीं। तमिलनाडु तो 2010 में डिमांड कर रहा था कि हमको लेजिस्लेटिव असेंबली फिर से, काउंसिल फिर से चाहिए, क्योंकि बहुत पहले 20-25 साल पहले उनके पास काउंसिल था। ठीक है। बीच बीच में मैंने बताया कि बीच में पंजाब, एमपी या पंजाब को बहुत पहले रखा करता था काउंसिल, उन्होंने एबॉलिश करवा लिया था। तो कहीं ये चर्चा है लेजिस्लेटिव काउंसिल का नहीं। अब एक ऑप्शन क्या बचा? प्रोवाइडिंग कोटा टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो कोटा तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एससी शेड्यूल क्लासेस एंड शेड्यूल ट्राइब्स को भी दिया गया, ना कि गवर्नमेंट एडेड फंड इंस्टीट्यूशन में, इवन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, एक्सेप्ट माइनॉरिटी का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें छोड़कर। रिलीजियस माइनॉरिटी या माइनॉरिटी तो अलग चीज़ है, वो मैं ऐसे बताया हूँ। तो माइनॉरिटी जो कल्चरल के बेसिस पे माइनॉरिटी है, रिलीजियस बेसिस को, उनका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको छोड़कर वो था। तो एक ही यही है जो आपको पढ़ा हुआ आसपास में लगा। अब बाकी 2 ऑप्शन कैसे एलिमिनेट कर दिया ना। अब ये क्वेश्चन आया किस 2006 का 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आए ना, तो इसी से आप पता लगा लो कि 104। हमें तो पता नहीं चला, ये देखकर तुम ऑप्शन कर दोगे ना, ऑप्शन देखकर एलिमिनेट करके आंसर आप कर दोगे। यानी आपका 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है किस एक्ट से रिलेटेड है? खुद देखो, ये जो बिल है 2005 में जो हुआ है, स्पेशल जो किया गया है, ये इससे रिलेटेड है। यानी 93rd में जो अमेंडमेंट एक्ट जो बना, तो 104 अमेंडमेंट बिल लाया गया, 104th अमेंडमेंट बिल लाया गया। ये जो एक्ट बना 104th अमेंडमेंट बिल, वो आया बना 193rd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। एक 2005 में, यानी 104वां अमेंडमेंट बिल 2005 में लाया गया, वो रेटिफाइड होकर एक्ट बना, वो कहलाया 104 से घटकर पोजीशन आ गया 93 एक्ट पर, 93 पोजीशनिंग में 93rd पोजीशन पे आया, 93rd अमेंडमेंट एक्ट। 6 में क्वेश्चन पूछा तो 1 साल पहले वाला एक्ट के बारे में पूछा है। इतना तो जो 1 साल पहले अगर जो चेंजेज हुआ है, तो इतना तो पता रहेगा ना कौन सा बिल है, कौन सा एक्ट न्यूज में आया है, करंट आया है। और नहीं भी पता है तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर करने के लायक आप हो गए हो। समझ गए? तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं और आपको ऐसे करके, मतलब कुछ दिमाग लगा के, कुछ मेमोरी पावर से ऐसे आंसर करना होगा। अगर ऐसे याद रखने जाओ कि हर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड बिल कौन सा था, तब तो मुश्किल है, वो होने से रहा। तो यहाँ आपको कम से कम ये देखना चाहा है कि रिसेंट में जो बिल आया उसके बारे में तुम डिटेल जानते हो। डिटेल नहीं तो कम से कम डिटेल जानोगे, तभी तो यार बिल एक्ट दोनों जानते रहोगे ना। तो आगे मैं अभी का बताऊंगा कैसे कैसे जो रिसेंट अमेंडमेंट बिल चल रहा है, कैसे एक्ट आया। तो एक क्वेश्चन था यहां से। अब देखो अगला क्वेश्चन आता है 2005 का क्वेश्चन, ध्यान दें। द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट इज रिलेटेड टू कौन सा? 98 अमेंडमेंट एक्ट। 98 अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू, मैंने आपको बोला 97, 98, 99, 100, वहां से आपको पूरा याद रहना चाहिए। देखो एक बार यहां फिर से, कहाँ है? मैंने यहां से बोला 97 से बोला था। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो मेजर चेंजेज हुए, नया ही एक शेड्यूल, ही नया एक शेड्यूल नहीं, नया एक पार्ट ही बन गया कॉन्स्टिट्यूशन में। 97 से कोऑपरेटिव सोसाइटी, 98 से बताया वो कर्नाटका वाला रीजन, उसको स्पेशल स्टेटस वाला जो रीजन 371 GHI जे, 97, 98, 99 जुडिशियरी से रिलेटेड, 100 जो आपका है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, 101 है GST, बाकी 102, 3, 4, 5, 6 सब आएगा, वो मैं बताऊंगा। तो 97 से बिल्कुल लफ्जों पर रहना चाहिए, एकदम नंबर वाइज। देख लो थोड़ा बड़ा कर दिया 97 से। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन जो आया है, क्या आया है? एक क्वेश्चन क्या जानना चाहा है आपसे कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 98 अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू,
empowering the center to levy an appropriate service tax। तो एक तो सर्विस टैक्स के बारे में जो बड़ा बताया था वो बीजेपी के गवर्नमेंट में, वहाँ भी मैंने बताया था ना, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट में सर्विस टैक्स वो सब कैसे हुआ था, उसके बाद में ये सब बताया था मैंने ऑलरेडी। याद आया कुछ? ऐसे करके एग्जांपल दिया था, इंपावरिंग द सेंटर टू लेवी एंड अप्रोप्रिएट सर्विस टैक्स। ये होता है लेवी मतलब सर्विस टैक्स लगाना, डिसाइड करना, एंड अप्रोप्रिएट मतलब एक होता है कलेक्शन। पहले तो लेवी ऑफ टैक्स इम्पोज किया गया, डिसाइड किया गया इतना होगा, फिर टैक्स को कलेक्ट किया जाएगा, कलेक्ट करने के बाद वो हिस्सा किसके पास जाएगा, उसको कौन इस्तेमाल करेगा, डेट्स कॉल्ड अप्रोप्रिएट या अप्रोप्रिएशन कहते हैं। तो इंपावरिंग द सेंटर टू लेवी एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ सर्विस टैक्स, एक तो ये देखो 98 में। दूसरा है सेकंड ऑप्शन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजेएसी किसमें 99 में है। रीएडजस्टमेंट ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन सेंसस 2001 के सेंसस पर, अगर 2001 के बेसिस पर अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंसी को अगर ये करना है, एडजस्ट करना है, तो उसके एक ही 2 साल के अंदर होगा ना भाई। और ये अमेंडमेंट कौन सा है, 98 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। और 98 अमेंडमेंट एक्ट रिलेटेड टू, तो 98 अमेंडमेंट जो हमारा पहुंच गया था, ईयर कौन सा पहुंच गया था, ईयर देख रहे हो आप कौन सा पहुंचा, ईयर कितना बाद का ईयर पहुंचा। और ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रीएडजस्टमेंट ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो ये होगा 2-3 का क्वेश्चन तो है नहीं। 98 अमेंडमेंट एक्ट जो है, 100 अमेंडमेंट एक्ट, लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट या जीएसटी, इससे भी ईयर रखोगे तो कब आया जीएसटी, 16 वाला बीजेपी के गवर्नमेंट के बाद आई। और ये बीजेपी के गवर्नमेंट का आसपास 1-2-3 साल के अंदर अगर कहोगे कि 98 अमेंडमेंट एक्ट होगा, इतना गेस करके, तो 2001 के बेसिस पर अगर पॉपुलेशन करना हो तो 1 ही 2 साल के अंदर बनाएगा ना, 1-2-3 के अंदर। हम इस क्वेश्चन के आधार पर 2-3 में तो हम पहुंचे नहीं, खुद सोचो 98 अमेंडमेंट के आधार पर इतना दिमाग लगाओगे, पूरा नहीं याद आ रहा तो 2002-3 में हम कहाँ, उसके कहीं बाद में हम चल रहे हैं, कहीं बाद में चल रहे हैं। तो ये भी ऑप्शन आप सोचोगे कि कहाँ से होगा। फिर है डिमार्केशन ऑफ न्यू बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट्स, इसमें भी कंफ्यूजन क्या रहेगा। ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं है। डिमार्केशन ऑफ न्यू बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट, 2 स्टेट के बीच जो न्यू बाउंड्री, मैंने बोलकर बताया कि 98 अमेंडमेंट एक्ट जो, ऐसे तो याद करना है नवनी भाई, कर्नाटका और हैदराबाद वाला रीजन में एरिया को डिमार्केट किया गया, ठीक है, टेरिटरी को बढ़िया से डिसाइड करके उसके डेवलपमेंट के लिए लोकल कैडर, एजुकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग वाले इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन, फंड का एलोकेशन, इसका प्रोविजन अलग से डाला गया। तो डिमार्केशन जो मैंने बताया, लेकिन ये कर्नाटका हैदराबाद ऐसा कोई वर्ड नहीं यूज किया। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहेंगे, डिमार्केशन ऑफ न्यू बाउंड्रीज बिटवीन स्टेट, तो कौन सा, देखो ये डिस्ट्रिक्ट काफी पीछे चल रहे थे, पीछे कोई कभी चल रहा है कि कर्नाटका में आता है, कोई है कि इसमें आ रहा है, क्या नाम है, आंध्र प्रदेश में आ रहा है, मतलब उसमें तो आंध्र प्रदेश में था 14 में डिवाइड हुआ, आंध्रा में आ रहा है। तो लैंड पर, इस एरिया पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था प्रॉपर तरीके से, तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन सही तरीके से चल नहीं रहा था, तो डेजिग्नेट किया गया, प्रॉपर मार्किंग किया गया। और उसके बाद भाई अपने आपका एरिया है, आपके लिए इसके लिए स्पेशल स्टेटस दे दी गई। अब फंड भी अलग से मिलेगा, कैडर बना दीजिए, सब लोग का इसमें नौकरी में भी मिले, पढ़ाई में भी रिजर्वेशन करवा दे और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश किया जाए। तो ये प्रोविजन वहां से डाला गया। तो अगर थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा है, कभी ऐसे आ रहा है क्योंकि इतना अमेंडमेंट है, तो क्वेश्चन आपको एलिमिनेट कर करके ही करना पड़ेगा। तो अगर 5 का क्वेश्चन आया है और हाल फिलहाल में बताया है, तो चलो भाई बना लोगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई ये 2005 का है तो 5-6 साल के अंदर का ही क्वेश्चन आया है। देखो तो कहाँ गया, 5-6 साल के अंदर का ही क्वेश्चन है, 11th का है तो 6 साल ही तो हुआ ना, 98 में जो 11 में है, तो 5-6 साल का क्वेश्चन है। और 5-6 साल के अंदर में जो अमेंडमेंट रिसेंट हाल फिलहाल का अमेंडमेंट है, वो तो नंबरिंग से याद करना ही करना है। तो 5 में क्वेश्चन आया और अमेंडमेंट हुआ था 2011 में। सॉरी, ये कैसे है, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन 12 का है, क्वेश्चन ए 12 में अमेंडमेंट एक्ट आया और एक क्वेश्चन पूछा गया है कब,
ये थोड़ा मुझे कुछ इसमें गलती हुई है। 2005 का में जो मैंने दिया है ना, ये शायद सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2005 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा, ये बात का क्वेश्चन होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन होगा ये 15 का क्वेश्चन होगा। ये गलती से हो गया, इसको 15 कर लेना है। 15 का 15 का क्वेश्चन होगा, 5 का क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो 11 में अमेंडमेंट हुआ तो 4 साल का ही बात रहा है, तो 4 साल के लिए उल्टा कैसे हो जाएगा यार, ये तो उल्टा हो रहा है। तो 98 अमेंडमेंट तो 2005 में हुआ भी नहीं था। ये बिल रहता तो समझ में आता था, सब मिसप्रिंट, टाइपिंग में मिसप्रिंट हुई है, हो जाता है यार। ठीक है, चलो अब चलते हैं। एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन आया है कहाँ, मेंस का। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ, यार एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जीएसटी से रिलेटेड है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। टू व्हाट एक्सटेंट डज इट रिफ्लेक्ट द एकोमोडेटिव स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। कितना एक्सटेंट तक ये रिफ्लेक्ट कर रहा है एकोमोडेटिव स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के स्पिरिट को मिल तो एकोमोडेट किए हुए रखे हुए है, किस स्पिरिट को, फेडरलिज्म का स्पिरिट को, भावना को। और फेडरलिज्म मतलब संघ की भावना को कैसे ये अपने पास इसमें दिखता है, ये इसमें ये अंतर्निहित है एकोमोडेट किए हुए। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का सिग्निफिकेंस मैंने बता दिया कि पहले टैक्स का क्या स्टेटस था, डिफरेंट टैक्स रेजिमेंट था, टैक्स में इतने डिस्प्यूट थे, टैक्स लो पेमेंट सही से नहीं कर पा रहे थे, पेमेंट में डिफिकल्टी भी रहती थी, ये वहाँ सारे यहाँ केसेस, वहाँ केसेस, लोग टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ा था, कैस्केडिंग इफेक्ट, अल्टीमेटली सरकार को इनकम भी कम हो रहा था, तो देश का डेवलपमेंट कम हो रहा था, लोगों का ग्रोथ कम हो रहा था, अल्टीमेटली देश बढ़ेगा, लोगों के लिए ही कम आएगा। ये था इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस हो गया। अब हम व्हाट एक्सचेंज डज इट रिफ्लेक्ट द एकोमोडेटिव स्पिरिट। एकोमोडेटिव स्पिरिट मतलब पहले फेडरलिज्म को मतलब मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों को पावर डिस्ट्रीब्यूट है। कैसे, एकोमोडेटिव स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, जीएसटी काउंसिल है, उधर के भी पूरे स्टेट का मेंबर आते हैं इसमें, फाइनेंस मिनिस्टर, सेंटर का है, और कुछ मेंबर आते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन है, हमेशा मिलकर डिसाइड करते हैं। पहले यूनियन वाला सब्जेक्ट स्टेट बहुत सारा सब्जेक्ट को मर्ज कर दिया गया, मिलकर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, टैक्स डिसाइड कर रहे हैं, किसको जोड़ना ये डिसाइड करते हैं, किसको हटाना है उस डिसाइड करते हैं, किसको टैक्स बढ़ाना वो डिसाइड करते हैं, किस पर टैक्स कम करना वो डिसाइड करते हैं, कब कितना पैसा टैक्स लगना वो डिसाइड करते हैं। साथ में और क्या करते हैं आपस में ये, फिर जब किसी को लॉस हो रहा है तो उसको पैसे कंपनसेशन देने की बात करती है। फेडरलिज्म का फीचर है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। 5 साल तक एक तो प्रोविजन था कि लॉस होगा तो उसको हम कंपनसेट करेंगे, बीच में किसी को लॉस होता है तो उसके लिए जीएसटी को बढ़ाते भी हैं, कोई अलग से सेस जोड़ने का प्रोविजन भी है। ये है कहीं ना कहीं एकोमोडेटिव स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म को करता है। तो साथ में एक होने के साथ जीएसटी है, और उसके साथ साथ अब फिर भी है कि कुछ को है जो स्टेट को फिर भी ऑटोनॉमी दी गई है कि अपना स्टेट वाले सब्जेक्ट पर बनाए लो। कुछ को जो नाम एग्जांपल दिया था, जैसे बताया ना कि टोल टैक्स है, बाकी पेट्रोलियम पर वो सब पर, ज़मीन खरीदने बिकने पर स्टैम्प ड्यूटी वो सब, फिर उसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स ये वो बताया, उस पर टैक्स ले रहे हैं सरकार, स्टेट को फिर भी, यूनियन फिर भी कुछ सब्जेक्ट पर यूनियन अपना ले रही है। इंटीग्रेटेड जीएसटी का कंसेप्ट है, 2 स्टेट में ज़्यादा कन्फ्लिक्ट ना हो, कोई अपना टैक्स डिसाइड कर रहा है उसके लिए एक इंटीग्रेटेड जीएसटी मिलकर बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये क्या फीलिंग को दिखा रहा है, एकोमोडेटिव स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। क्वेश्चन है 250 वर्ड को, जितना मैंने बताया है इसको थोड़ा सा डिफाइन करके सिस्टमिक ढंग से अरेंज करके पॉइंट बाय पॉइंट बांट के, जब भी आप पॉइंट लिखो तो पॉइंट के लिए एक टाइटल दे दिया करो। ठीक है, सिर्फ ऐसे एक पॉइंट में मतलब ऐसे नहीं 5 लाइन लिख दिया, एक छोटा सा उसके लिए एक हेडिंग दे दिया करो, उस जिसके बारे में उस पॉइंट से रिलेटेड लिख रहे हो, तो वो आंसर करोगे, फिर लास्ट में कंक्लूजन दोगे, तो इसके लिए जो सब्सेंट है 250 वर्ड्स आराम से आप आंसर कर पाओगे। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी के बेनिफिट, वहाँ क्या क्या डिस्कशन होता है, कौन कौन से टैक्सेस को मर्ज किया गया, इसके अलावा भी कुछ टैक्सेस है जो मर्ज नहीं है, जो स्टेट को खुद दिया गया, फिर भी सेंट्रल कुछ है। ठीक, अब बाकी जो प्रोविजन तो पहले क्या था कि जितना सेंटर अपना टैक्स कलेक्ट करेगी यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट पर,
वो फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन पहले से पहले क्या रहता था कि 29% सेंटर स्टेट को जाएगा, वो मैटर यहाँ नहीं लिखा गया, ये तो हमारा जीएसटी का मैटर है, समझ गए। तो एक क्वेश्चन और ये आंसर, मतलब जो बोला लिखाना उतना ही है, इसी को थोड़ा आगे पीछे वर्डिंग वर्डिंग देकर आराम से लिखना है, इसके अलावा और क्या लिखा है, इतना ही लिखाना है, समझ गए। कोई भी इतना ही लिखेगा जितना मैंने बता दिया। तो ये क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन भले ही इसका आंसर कर दिया, इसके अलावा मैंने बहुत सारे चीज़ें जो पढ़ाए हैं, वर्बली पढ़ाया, वर्बली बताया है, उसको मैंने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में नहीं रखा है। सर सुप्रीम कोर्ट पढ़ा दिया, हाई कोर्ट पढ़ा दिया, आपका पार्लियामेंट का बहुत सारे आपका टॉपिक पढ़ा दिया, सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ा दिया, फंडामेंटल राइट पढ़ा दिया, डीपीएसपी पढ़ा दिया मैंने, प्रेसिडेंट पढ़ा दिया, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा दिया, गवर्नर भी बहुत पढ़ा दिया, सेंट्रल पार्लियामेंट बोल रहा हूँ, उस हिसाब से स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ा दिया है, जुडिशियल रिव्यू पढ़ा दिया, जुडिशियल एक्टिविज्म पढ़ा दिया, और पंचायत पढ़ा दिया, म्यूनसिपालिटी पढ़ा दिया, वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा दिया है, लैंग्वेजेज पढ़ा दिया है, फिर फंडामेंटल ड्यूटी मैंने पढ़ा दिया है, यूनियन स्टेटरी तो हो गया, ये पढ़ा दिया, फिर आपका सिटीजनशिप तो हो गया, वो भी पढ़ा दिया, प्रियम्बल पढ़ा दिया, साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दिया, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लगभग खत्म होने को है। तो फिर और क्या, एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ा चुका हूँ, और क्या शेड्यूल ट्राइब्स पढ़ा चुका हूँ, शेड्यूल क्या ट्रैवल एरिया के बारे में पढ़ा चुका हूँ, बाकी लैंग्वेज के बारे में तो हो गया, फिर वो था प्रेमेंशन क्या बचा, और क्या यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, उसके बारे में भी मैंने बता दिया है बहुत सारा चीज़ें। तो मैक्सिमम देखोगे कर करके मुझे भी यार लग रहा है कि हर चैप्टर के बारे में मैंने लगभग बहुत सारे चीज़ें बता दी है। उससे क्वेश्चन में इतना बताया कि क्वेश्चन में कर लो, लेकिन उस सारे क्वेश्चन को मैंने रखा नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ मैंने उसको रखा है जो नोट्स के फॉर्म में जो जिक्र किया उससे रिलेटेड जो डायरेक्ट आया है उसको मैंने क्वेश्चन रखा है। अदरवाइज इतना पढ़ाने के बाद आंसर तो आप सबके करने लायक एबल हो गए हो, लेकिन सबको मैंने नहीं रखा है। हाँ, जब भी आएगा, जब उस पार्टिकुलर चैप्टर स्पेसिफिक, और जब ऐसे स्लाइड नोट्स के फॉर्म में पढ़ाऊंगा तब तो क्वेश्चन डालूंगा ही डालूंगा उस चैप्टर से, लेकिन मैंने पढ़ा सब चीज दिया है, ठीक है। तो पीआईएल भी, हाँ पीआईएल भी बता दिया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, उसके बारे में पहले डिस्कशन हो चुका है। बाकी जब मैं पहला चैप्टर पढ़ाया था तो मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत सारा, उतना जो टाइम टेकन मुझे लगा था, मैं मॉडर्न हिस्ट्री मैंने लगभग देखा, मैंने वर्बली बहुत सारा मॉडर्न हिस्ट्री ऑलमोस्ट आपको बता दिया था, पढ़ाया ना सब चीज़। तो सब चीज़ आपको सुनकर समझकर और साथ में फिर से किताब खोलकर पढ़ा तो करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। जितना पढ़ाया उतना आपको एज ए टीचर किसी भी कहीं भी जाओगे तो उससे बियॉन्ड ही, उससे ज़्यादा ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नोट्स के फॉर्म में तो आप कोई भी बुक खोल के देख लोगे उससे ज़्यादा है ना, और वर्बली जो है कम से कम इतना कि हाँ एग्जाम आंसर करने लायक, और पढ़ने लायक, और उसको समझने लायक, और उसको याद करने लायक मैंने आपको बना दिया है अब तक, ठीक है। अब चलते हैं 102nd अमेंडमेंट एक्ट। तो 102nd चल रहा है 2018 में। तो 102nd में क्या है देखते हैं, यहाँ ये आ गया, हाँ नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी, लिंग्विस्टिक कमीशन, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये सब बता दिया है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का देखें, यहाँ क्या है, कन्फर्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, विच वाज सेटअप इन 1993 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस तो सेटअप हुआ 93 में एक्ट के द्वारा, मतलब उसको लीगल तो किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में इस्टेब्लिश नहीं किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं डाले गए थे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला था। अब देखो सेकंड है रिलीव द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट फ्रॉम इट्स फंक्शन विथ रिगार्ड टू बैकवर्ड क्लासेस। पहले बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो काम करना जो भी इससे रिलेटेड था वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को ही दिया गया था। अब है यहाँ पर 90 ये जो आपका 2018 से 2018 से रिसेंट 2018 से सेपरेट कर दिया गया, और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक अलग वहाँ बिल्डिंग में एक ऑफिस,
मेंबर, स्टाफ, बाकी जैसे जैसे सेक्रेटरी जो अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी जो भी हो वो सब प्रोविजन, फंडिंग, बाकी जो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का क्या मतलब है मैं बताऊंगा अभी। ये शेड्यूल कास्ट जो नेशनल कमीशन था उससे अलग कर दिया गया। एंड थर्ड वन क्या है, empower the president to specify the socially and educationally backward classes in relation to a state और union territory। तो प्रेसिडेंट को इम्पावर किया गया कि सोशली एंड एजुकेशनली है, इकोनॉमिकली का नहीं है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन रिलेशन टू ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी। यानी प्रेसिडेंट स्पेसिफाई कर सकती थी कि कौन कौन से कम्युनिटी बिलोंग करते हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में, और उस स्टेट में और यूनियन टेरिटरी, किसी स्टेट या किसी यूनियन टेरिटरी के लिए कौन कहलाएंगे ओबीसी में, मतलब यहाँ ओबीसी का ही है, कौन नहीं कहलाएंगे, इसके लिए प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करेगी। अब देखो ये है 2018 का है, 2018 का है, अमेंडमेंट है कौन सा 102, 104 सॉरी 102। अब एक आएगा, देखो मैं दिखा रहा हूँ 102 है, मैं अभी दिखा दे रहा हूँ। 102 के बाद आता है 105th अमेंडमेंट एक्ट। यहां 105th अमेंडमेंट एक्ट में आता है कि यहाँ इससे रिलेटेड अभी नहीं बताऊंगा, जब इसके लिए स्पेसिफिक बताऊंगा तो बताऊंगा। यानी प्रेसिडेंट को क्या क्या एम्पावर किया कि स्पेसिफाई कर सकते हैं कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन रिलेशन टू स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अब एक करके देखते हैं। अब कौन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में आएंगे, उसके लिए प्रेसिडेंट को पावर है, उसको लिस्ट में डाल सकती है या लिस्ट से उसको हटा सकती है। तो तो किसके रिलेशन में, स्टेट के रिलेशन में, यूनियन टेरिटरी के रिलेशन में। यानी स्टेट के ओबीसी के एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में कौन आएंगे, और यूनियन टेरिटरी है वहाँ पर एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली नहीं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कौन आएंगे उसका स्टेटस डिजिग्नेट कर सकती है, प्रेसिडेंट को ये पावर मिला। ये है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देखकर ये डिजिग्नेट किया है कि इसके एक चेयरमैन होंगे, एक वाइस चेयरमैन होंगे, 3 मेंबर होंगे, इनका टेन्योर 3 ईयर का होगा। ठीक, 3 ईयर या 3.5 ईयर, शायद 3 ईयर है, 3 ईयर है, 3 ईयर का टेन्योर होगा। ये इनका टेन्योर है जो दो ज़्यादा 2 बार 2 टर्म हो सकता है, 2 टर्म हो सकता है। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कितना एज के बाद रिटायर हो जाएंगे, कितना, ये डिटेल इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल में मेंशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इसके लिए नहीं बनाया गया, अलग से इसके लिए प्रोविजन बना होगा, हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है। मेंबर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने से हो गया क्या कि देखो इसका पहले तो पावर फंक्शन क्या है ये सब जानो। इसका काम क्या है कि देश भर में ओबीसी का मतलब बैकवर्ड एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड, पार्टिकुलरली ओबीसी बोलो, अदर बैकवर्ड क्लासेस का कहते हैं इसको, उनका स्टेटस क्या है, कितना नंबर है, ठीक, कितने एजुकेशन में रिप्रेजेंटेशन है, कितने असेंबली में रिप्रेजेंटेशन है, उसका डेटा वाटा तैयार करना, कितने जॉब में रिप्रेजेंटेशन है, वो सब रिपोर्ट भेजेगी सेंटर को, प्रेसिडेंट को देगी, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में उसको रखेंगे, मेक श्योर करेंगे उसको रखवाए। इनसे इनके रिगार्डिंग कोई भी बिल लाया, कोई अमेंडमेंट लाया गया, कोई वेलफेयर का काम हुआ, इनसे कंसल्ट किया जाएगा, इनका एक ओपिनियन लिया जाएगा, उसमें एक प्रोविजन होगा किसके भी मेंबर आएंगे मीटिंग में। ये हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस डेजिग्नेट करने का। साथ में इनको ये भी है कि अगर कोई इसमें और कोई किसी को जोड़ना है ओबीसी वाले लिस्ट में, तो ये रिकमेंड करेगी बैकवर्ड, ये सब कम्युनिटी सोशली एंड एजुकेशनली क्या है, बैकवर्ड है, इनको ऐड किया जाना चाहिए, चाहे अब ये नहीं रहे इनको हटा देना, लिस्ट से हटा दिया जाना चाहिए। ये सब इस पर देख रहे हैं। इसको सिविल कोर्ट का सिविल जुरिस्डिक्शन है, जैसे किसी को ओबीसी कैंडिडेट है जो कोई डिस्प्यूट किसी बात से उनको हुआ, ठीक है, उनका सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है या अदर कोई उनको है जबरदस्ती उनको ओबीसी के नाम पर डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उनको
अपॉर्चुनिटी या उनको एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन किया जा रहा है कहीं, कोई भी ऐसा रहता है कंप्लेन, तो ओबीसी को कमीशन को कंप्लेन किया जाएगा। कमीशन कंसर्न पर्सन को बुलाएगी विटनेस के तौर पर, उसको बोलेगी कि ये सब डॉक्यूमेंट लाओ, एफिडेविट लेके आओ, उस सवाल जवाब किया जाएगा, इंक्वायरी बैठेगी, और ये सब करके वो आगे फर्दर एक्शन लेना है ये रिकमेंड करके आगे आगे अथॉरिटी को दे दिया जाएगा। ये इनका ओबीसी का सॉरी ये नेशनल कमीशन का ये पावर है। तो ये पावर डेजिग्नेट और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने से एक क्या हो गया, हमेशा टर्म फिक्स हो गया, उनका सैलरी वैलरी स्टाफ का फिक्स हो गया, इनको फंडिंग का भी हो गया, और कोई भी वेलफेयर स्कीम जाएगा तो कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है इस पर भी इनको दे दिया जाएगा कि भाई आप देखिए इनका कि ये सब स्कीम गया हमने इसके लिए लाया है, कितना सही में इम्प्लीमेंट हुआ, इसका इफेक्ट क्या हुआ, इस पर रिपोर्ट देना, डाटा देना नेशनल कमीशन फॉर इसका काम रहेगा। अब मैं बता दूं कि स्टेट के कंसर्न में भी है जो ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड ये हो गया आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये रिपोर्ट तैयार करेगी, और रिपोर्ट तैयार कर क्या वहाँ ओबीसी का स्टेटस है, जो भी काम हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना बेनिफिट हुआ कितना नहीं हुआ, कितना बढ़े, वो रिपोर्ट तैयार करके देखो नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, वो रिपोर्ट तैयार करके स्टेट के केस में गवर्नर को देती है, और गवर्नर उस रिपोर्ट को स्टेट लेजिस्लेचर में रखता है, ठीक है। लेकिन इस केस में ओबीसी वाले में गवर्नर को नहीं देती है, वहां के गवर्नमेंट को, सरकार को, यानी जो कैबिनेट है स्टेट का, यानी वहां के जो चीफ मिनिस्टर जो रहेंगे उनको हेड कर रहे हैं, उनको रिपोर्ट सौंपेगी। वो रिपोर्ट वो अपने कंसर्न असेंबली हो या काउंसिल जहां भी हो, गवर्नमेंट उस रिपोर्ट को लाएगी कि ये सर हमारे रिकमेंडेशन दिया था, इनका रिपोर्ट ये है, इस रिपोर्ट पर हमने अब तक क्या क्या काम किया है और क्या क्या काम पेंडिंग है, समझ गए। यानी नेशनल कमीशन ऑफ एससी, नेशनल कमीशन ऑफ एसटी स्टेट के कंसल्ट कंटेक्स्ट में रिपोर्ट पब्लिश करती है तो वो गवर्नर को हैंड ओवर करती है, लेकिन इसके केस में गवर्नर को नहीं, कंसर्न गवर्नमेंट को हैंड ओवर किया जाता है, और गवर्नमेंट सरकार उस रिपोर्ट को अपने लेजिस्लेचर में रखती है। साथ साथ रिपोर्ट जो किया रख ये देती है उसमें उसको ये भी मेंशन करवाना होता है कि इस रिपोर्ट पर हमने अब तक क्या क्या एक्शन लिया है, क्या क्या एक्शन पेंडिंग है। ये कुछ हुआ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अब बाकी घूम फिर के बहुत सारे जो पॉइंट है इसमें सब लगा कि कहीं ना कहीं घूम फिर के ऐसे ही है, उनको सोशली इकोनॉमिकली वेलफेयर, प्रमोशन, डेवलपमेंट, और क्या बोलोगे, इनकरेज करना, प्रमोट करना, ऐसे से वर्डिंग 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 यूज किया गया है अगर बुक पढ़ोगे तो। मेन कंसेप्ट क्या था ये बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने से क्या हुआ। अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने से ये सब मैंडेट हो गया, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं देना था तो करे नेशनल कमीशन ऑफ इनका बात सुने या ना सुने, रिकमेंडेशन को माने या ना माने। अब है कि थोड़ा सा अब कोई मैं इनके कहीं भी कुछ प्रपोजल होगा ओबीसी के बैकवर्ड क्लासेस के लिए रहेगा तो इनका कंट्रीब्यूशन, इनका आप कह सकते हो कि वो इनका पार्टिसिपेंट मस्ट रहेगा कि नेशनल कमीशन फॉर जिनके लिए हम काम कर रहे हैं उनके जो कमीशन बने हुए हैं उनका क्या कहना है, उनका पार्टिसिपेशन होना ही चाहिए, उनका इन्वॉल्वमेंट होना ही चाहिए। तो ये हमारा चला 100 सेकंड। अब है 103rd अमेंडमेंट, ये है 2019 का। यार खत्म कर ही देना यार, थोड़ा थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ, थर्ड में कुछ ज़्यादा ना रहे तो अच्छा यार। कहाँ गया 103rd अमेंडमेंट। देखो EWS को रिजर्वेशन देने की बात करेगी, वीकर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसमें 10% रिजर्वेशन मिलेगा। जॉब में भी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, और साथ में परमिटेड द स्टेट टू मेक ए प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ 10% अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ सच सेक्शन, रिजर्वेशन ऑफ 10% वुड बी इन एडिशन टू, ये हो गया प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ 10% सीट फॉर द एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशन, ये तो बता चुका है, एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। empower the state to make any special provision for the advancement of economically weaker section of the citizen, ये बता दिया हूँ, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार रीड कर लो, बहुत ज़्यादा ना है, मुझे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अब मैं बता दूँ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का क्राइटेरिया मैंने बता दिया था ना, ज़मीन वाला, प्रॉपर्टी वाला,
8 लाख वाला, ऐसा ऐसा कि कुछ बेसिस पर डिसाइड होगा कि ईबीएस में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं या नहीं आते हैं। और रिजर्वेशन मिला तो दोनों में, जॉब में भी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी। ठीक है, इसमें मुझे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ये आर्टिकल 15 को भी मॉडिफाई किया गया है इसके जरिए, क्योंकि 15 में क्या होता है कि एजुकेशनल में लोकल रिप्रेजेंटेशन है उसकी बात होती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात होती है उसमें रिजर्वेशन, और ऑफिस में गवर्नमेंट जॉब में जो रिजर्वेशन की बात होती है वो आर्टिकल 16 है। देख लो, तो ये रिजर्वेशन जो हुआ 103 से आया 2019 में। 2019 में क्या हुआ, इलेक्शन हुई, नई गवर्नमेंट बनी ना 2019 में। आई थिंक ये जो बिल आया था इलेक्शन से पहले आया था, 2019 से, आई थिंक 19 से पहले ही, इलेक्शन से पहले। एग्जैक्ट मुझे ध्यान में नहीं, आई थिंक जहाँ तक मैंने याद है इलेक्शन से पहले आया था ये बिल। तो सब लोगों ने सपोर्ट किया था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अपोजिशन अपोज नहीं किया गया। अब देखो, इसी 10% को रिजर्वेशन की बात जब शुरू में कहा गया था, जब 1992 में, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, इसको नल एंड वाइड कर दिया था। नो नो नो, 10% वीकर, ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको 10% रिजर्वेशन नहीं, सिर्फ ओबीसी है, उसमें भी क्रीमी, नॉन क्रीमी लेयर, क्रीमी नहीं, जो क्रीम बन गए उनको नहीं, जो क्रीम से नीचे हैं। अब यहाँ देखो, हम लाए हैं तो यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ अमेंडमेंट करके लाया गया तो यहाँ कुछ नहीं। उस समय यानी कितना समय लग गया, 92, और ये कौन सा पीरियड था, 2019, लगभग लग गए 19 साल इधर, और 8 8 16 27 28 साल लग गए उसको इम्प्लीमेंट करवाते करवाते करवाते। क्या उस समय जो हमने सोचा था उसको इम्प्लीमेंट अब 27 साल बाद हुआ। तो इसमें मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं। अब है 104th अमेंडमेंट एक्ट, इसमें भी कोई बड़ा ज़्यादा है नहीं, 2019 में ही सब हो रहा था। तो देखें, एक्सटेंड किया गया और एंग्लो इंडियन का सीट यहाँ हमने खा लिया, ख़त्म कर दिया। क्या अब एंग्लो इंडियन ज़्यादा इंडिया में है ऑलमोस्ट नील हो चुके हैं। लेकिन बहुत सारे एंग्लो इंडियन ने विवाद उठाया कि नहीं नहीं हम हैं, अभी हमारा एग्जिस्टेंस है, कैसे तुम बोलते हो कि एंग्लो इंडियन नहीं है। मैटर आया था न्यूज में ये सब कि एंग्लो इंडियन का सीट खत्म कर दिया यहाँ आपने पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के असेंबली में भी, दोनों जगह। हमारा जो एक तो कम थे कुछ नॉमिनेशन, एंग्लो इंडियन को इलेक्शन नहीं होता था, नॉमिनेशन होता था, अब तो भी नहीं जाएंगे, तो हमारा धीरे धीरे। अब कितने बचे थे, बहुत ज़्यादा मेंबर नहीं बचे थे, लेकिन उसने ये बोला कि जितना गवर्नमेंट ने डेटा दिखाया कि कुछ 1000 ही, हम 1000 नहीं, कहीं ज़्यादा हैं। ये सब आया था मैटर। तो वो खैर तुमको मैटर से मतलब एग्जाम पर्पज से तो नहीं है, लेकिन ये कौन सा था, 104th चल हो गया 2019। अब है 105th अमेंडमेंट एक्ट। 5th में देखो, 105th में, 5वां में, इसमें बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है देख लें। अरे यार उधर जाओ। हाँ, 5th में क्या है, देखो ये सब सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड है। उनका लिस्ट तैयार करना, सेंट्रल लिस्ट में कौन रहेंगे, स्टेट लिस्ट में कौन रहेंगे, यूनियन टेरिटरी के लिस्ट में कौन रहेंगे, ये सब देखो। प्रोवाइडेड दैट प्रेसिडेंट में विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी specify the socially and educationally backward classes in the central list for the purpose of central government। पर्पस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट था यहाँ। ऊपर जो आया था 102nd में, empower the president to specify the socially and educationally backward classes in relation to a state or union territory। सिर्फ इतना, ये लिस्ट की बात नहीं कहा गया यहाँ, सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि प्रेसिडेंट को स्पेसिफाई किया कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को स्पेसिफाई करें, पावर दिया क्या, स्पेसिफाई करें किसके रिलेशन में, स्टेट के रिलेशन में और यूनियन टेरिटरी के। यहाँ ये नहीं बोला कि कोई स्टेट सेंट्रल लिस्ट के लिए, यहाँ सिर्फ ये बोला कि कौन आएंगे लिस्ट में कौन नहीं आएंगे, इतना ही। अब यहाँ बोला, यहाँ अलग लिस्ट बन रहा है सेंटर के लिए, ओबीसी का, बैकवर्ड क्लासेस एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस मतलब ओबीसी जानो, उसका लिस्ट अलग रहेगा सेंट्रल लिस्ट पर्पज से। आदमी तो डिफरेंट स्टेट या यूनियन टेरिटरी में तो रहते हैं ना अल्टीमेटली, तो वहीं के आदमी को सेंट्रल लिस्ट में जोड़ने की बात हुई। तो प्रोवाइडेड द प्रेसिडेंट में विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी
स्पेसिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन द सेंट्रल लिस्ट में स्पेसिफाई करेगी फॉर द पर्पस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब के पर्पस से या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई स्कीम चलाने के पर्पस से सेंट्रल लिस्ट तैयार होगा जिसमें किसको किसको कंसिडर किया जाए, कौन है जो बैकवर्ड होंगे कहलाएंगे, और उसके लिए प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करेगी। प्रेसिडेंट कहने का मतलब किसके इशारे पर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी एग्जीक्यूटिव के इशारे पर, जो मतलब कैबिनेट मेनली ज़्यादा आ जाता है, तो यानी गवर्नमेंट अल्टीमेटली, समझे ना। अब सेकंड, explain that the expression central list means list of socially and educationally backward classes prepared and maintained by and for central government। सेंट्रल लिस्ट मतलब फॉर सेंट्रल, वो तो अभी से बताया किसके लिए सेंट्रल लिस्ट का मतलब हो गया, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा कुछ है नहीं। थर्ड देखो, सेंटर तो करेगा ही, प्रोवाइडेड, अब स्टेट के लिए प्रोवाइडेड दैट एवरी स्टेट और यूनियन टेरिटरी अपने लिए, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में बाय लॉ कानून के अनुसार प्रिपेयर एंड मेंटेन फॉर इट्स ओन पर्पस, बनाएंगे और इसको लिस्ट को मेंटेन कर रखते रहेंगे हमेशा, मेंटेन अपने पर्पस से ले, फॉर ऑन पर्पस ए लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन विच जिसमें क्या होगा, इन विच इंट्रीज में बी डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रल लिस्ट, यानी यहाँ स्टेट लिस्ट के लिए जो लिस्ट बनाएंगे उसमें डिसाइड करेंगे स्टेट लिस्ट में कौन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, और ये स्टेट लिस्ट को उसको मेंटेन भी करना है, बनाना भी है, और हो सकता है कि इसमें जो नाम ये ऐड किए सेंट्रल लिस्ट में ना हो, सेंट्रल लिस्ट से डिफरेंट हो, तो डिफरेंट होगा। ऐसे कुछ लोग स्टेट में ओबीसी में आते हैं लेकिन सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से ओबीसी में नहीं आते हैं। शेड्यूल कास्ट तो सब जगह आएंगे लेकिन ओबीसी में नहीं आएंगे, यानी बैकवर्ड क्लासेस में नहीं आते हैं। ये हुआ ऐसा। देखो बैकवर्ड क्लासेस कोई भी स्टेट है जो पार्टिकुलर अपने स्टेट को देखकर देखा कि ये हमारे स्टेट में वाकई ये कम्युनिटी वाले पीछे बहुत ज़्यादा है, क्या हो सकता है कि इस स्टेट में बहुत पीछे हो, दूसरे स्टेट में उतने पीछे नहीं हो, दूसरे स्टेट में अच्छे पोजीशन पे हो, तो सेंटर ने उसको बैकवर्ड क्लास वाले सेंट्रल लिस्ट में नहीं जोड़ा, लेकिन उनके स्टेट में अगर वो पीछे हैं तो उनको स्टेट जोड़ेगी। एक तो ये हो गया। एग्जेम्प्टेड द स्टेट गवर्नमेंट को एग्जेम्प्ट कर दिया, किससे, फ्रॉम कंसल्टिंग द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस विथ रिगार्ड टू प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस फॉर दियर ओन पर्पस। यानी स्टेट जब अपना लिस्ट बनाए तो सेंटर की बात नहीं कर रहा, स्टेट की बात कर रहा है, वो अपना लिस्ट बनाए तो आपको कंसल्ट करने की नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास वो सेंट्रल लेवल पर सोचेगी तो दिक्कतें ज़्यादा बढ़ेगा, तो और टाइम कंज्यूमिंग जो भी हो, बाद में ये प्रोविजन जोड़ा भी जा सकता है कि इनको कंसल्ट करना है, मस्ट है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से को उनसे कंसल्ट करना है, लेकिन यहाँ डाला कि उनसे कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से अपने लेवल पर अपना लिस्ट बनाए। ये है आपका यहाँ 105th अमेंडमेंट एक्ट, समझ गए। इसमें ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, ऑलरेडी बहुत सारा चीज़ बोल रखा हूँ एंड टाइम भी बहुत ज़्यादा होने जा रहा है। देखो अब है एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देख लो। एक क्वेश्चन मैंने पहले से डिस्कस किया था, अभी सामने रखा लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, क्वेश्चन देख लो। अमेंडमेंट के बारे में है जिसमें जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को कहा गया है किसमें, फंडामेंटल राइट। आंसर पहला फर्स्ट अमेंडमेंट पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, अभी बताने की जरूरत नहीं है। क्यों फर्स्ट अमेंडमेंट, क्योंकि इसमें मेजर चेंजेस किए गए हैं, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड 9th शेड्यूल भी ऐड किया गया, और सोशली एजुकेशनली उसी समय से सोशली एंड एजुकेशनली सेक्शन को एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली नहीं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन को प्रमोट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए उसी समय से स्कीम बनना शुरू हो गया था। उसी समय से आर्टिकल 15 एंड 16 में बहुत सारे चेंजेस की जरूरत पड़ गई थी, तो हमने अमेंडमेंट करना शुरू कर दिया था। ये देखो क्वेश्चन है 2019 का क्वेश्चन, 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। 44 देखो आया मोरारजी देसाई का गवर्नमेंट, 42 इंदिरा गांधी है, तो वो क्या बोलेंगे कि जुडिशियल रिव्यू से बियॉन्ड है, क्योंकि वो तो चाहेंगे भाई, इंदिरा गांधी ने कहा कि कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन का, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, ये तो उसको उल्टा कर रहे थे, ठीक है, तो ये कहां से लाएंगे, ये गलत।
सेकंड ऑप्शन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया struck down 99th amendment of the constitution of India as being violative of the independence of judiciary. 99 कौन सा था? NJSC, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, स्ट्रक डाउन तो किया ही, क्योंकि कहा क्या, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये है 106 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 106 अमेंडमेंट एक्ट तो है, ये फीमेल लड़की वुमेन रिजर्वेशन एक्ट भी बोला गया इसको। साथ में इसको हिंदी में नाम रखा गया नारी शक्ति। कौन सा अधिनियम है? अधिनियम का मतलब लॉ होता है वंदन नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वंदन अधिनियम। नारी फीमेल, शक्ति मतलब पावर, वंदन एंड अधिनियम मतलब लॉ। और वंदन का मतलब क्या होता है यार? टिपिकल हिंदी बताओ, लिख के बताना, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये 106 अमेंडमेंट एक्ट था, लेकिन अब कौन सा इससे रिलेटेड, ये कौन सा बिल था यहाँ मैंने बताया है, देखो। अब चलते, अब ये किस लिए था? ये फोटो रखा है सिर्फ बच्चियों को, इन बच्चियों को रिजर्वेशन नहीं मिला है। वुमेन रिजर्वेशन एक्ट जो है, ये बच्ची जिसके लिए लाया गया, ये बच्ची तो कभी नहीं, फोटो बच्चियों का रखा है, लेकिन जो पहुंचने वाले होते हैं, पर्टिकुलरली मैं बता दूं, असेंबली में, पार्लियामेंट में 1/3 वुमेन का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन 1/3 होगा, तो कोई इस उम्र वाले कोई जाते हैं क्या? देखा है क्या? अगर वो जाएंगे तभी जब उनके फादर भी पहले से कोई बड़े पोस्ट पर रह चुके, बड़े पोस्ट पर, पॉलिटिकल पोस्ट पर रह चुके, या पॉलिटिकल पहले से MP MLA रहे, वो मर गए, या वो अब बूढ़े हो गए, अब बच्चों को इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं अपने सीट से, तो 24-25 साल के मिल जाएंगे। और हाँ, लोकसभा में इलेक्शन के लिए मिनिमम एज होना चाहिए 25। असेंबली के इलेक्शन के लिए मिनिमम एज होना चाहिए 25। पंचायत के इलेक्शन के लिए मिनिमम एज होना चाहिए 21। एंड प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए मिनिमम एज होना चाहिए 35। ठीक, समझ गए? अब चलते हैं, ये है 106 अमेंडमेंट एक्ट, वुमेन रिजर्वेशन बिल भी बोला गया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा गया, वुमेन रिजर्वेशन बिल। कौन सा नंबरिंग था बिल का? 120। यहाँ वहाँ यहाँ TH ये छोड़ा, पता नहीं कैसे आ गया यार। देखो TH लिखा हुआ था, ये 128 TH वो होना चाहिए था ऊपर, तो लिखा गया नीचे, लिखा नहीं है, पता नहीं कैसे ऐसे स्लाइड में हो गया। कहाँ है? ओ को क्या खुल गया यार? तो ये देखो 106 अमेंडमेंट बिल है, 106 अमेंडमेंट एक्ट है 106, लेकिन बिल कौन सा है? 128 है, 128, समझ गए? तो अभी ये दिया क्या है, देख लो।